अर्चना मासूम जरूर थी, लेकिन मगधीरा से शादी करने के लिए व उसके प्यार के लिए हर वो कदम उठा रही थी जो शायद उसके बस में नहीं था। जब उसकी मगधीरा से शादी नहीं हुई थी, उस रात वह सपने में मगधीरा को देखकर पागल सी हुई थी। मगधीरा उसके पास अपने पूरे होश हवास में आ रहा था। अर्चना तो जैसे उसे देखकर पागल सी हुई थी। वह उस वक्त अपने कपड़ों को पहनने में उलझी हुई थी। जब मगधीरा उसके सामने आता, उसे अपने बाजुओं में भर चुका था और वह पूरी कांप कर रह गई थी। वह लंबा चौड़ा नौजवान सीधा उसके कपड़ों को उसके हाथों से छीनता जमीन पर फेंक चुका था और वो पूरा उसे बिना कपड़ों का देख चुका था। अर्चना का पूरा गला सूख चुका था। मगधीरा उसके होठों पर बरस पड़ा था। वह उसके होठों से चिपकी लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी और वह पूरा गुस्से में नहाया हुआ था। उसके होठों को छोड़ता उस पर आग बबूला हुआ था। उसे बीच में ही तड़पता छोड़कर बाहर जा चुका था और वह तड़प कर चीखती रह गई। जब उसके गले में बहुत तेज खराश हुई और उसे खांसी आया, तो उस खांसी ने उसको नींद से जगाया था। बिस्तर पर पागलों की तरह मगधीरा को ढूंढ रही थी, पर जब उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर है, यहाँ कोई मगधीरा नहीं, वह तो अकेली है, तो वह अपने आप को काफ़ी हद तक संभालती रही कि ये सब सपना था, हकीकत नहीं। लेकिन अर्चना ये सब कुछ हकीकत में चाहती थी। शायद इसी वजह से उसको ये सपना आया था और आज सच में ही अर्चना की शादी थी। ये शादी नाना जी के कहने पर हुई थी। उन्होंने उन दोनों को बुलवाकर कोर्ट में शादी करवा दी थी। उनके कहने पर ही इन दोनों ने ये शादी स्वीकार कर ली थी। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेस का मालिक भी था और नाना जी के इच्छा पर उनके दोस्त की नवासी से शादी कर चुका था, क्योंकि वह जो कुछ भी था सिर्फ नाना जी की सपोर्ट की वजह से ही था। और वह आज ऐसी लड़की से शादी कर बैठा था जो बोल नहीं सकती थी। संजीव राठौर, उसके नाना जी ने अपने नवासे मगधीरा को गले से लगाया। आज मेरे नवासे ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं जितना गर्व करूं उस पर वह कम है। वह नम शब्दों में बोले, उन्हें लिए कोर्ट से बाहर निकले। उनकी शादी आम हालत में नहीं हुआ था। किसी को भी उनके शादी के बारे में नहीं पता था और ये नाना जी की ही इच्छा थी। अर्चना ने अपने नाना अंकल को एक नज़र देखा जो उस पर अपनी जान छिड़कते थे और उसका सबूत आज उन्होंने अपने प्यारे से नवासे से शादी कर दिया था, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी की वजह से। बचपन में ही अर्चना के माता पिता के एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और वह लड़की अकेली रह गई थी। नाना जी की आंखों का तारा थी, पर कुछ दिनों से उन्हें फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही थी और एक बार उस लड़की पर हमला भी हो चुका था। अर्चना की सिक्योरिटी को लेकर वे काफ़ी अपसेट थे। किस तरह 24 घंटे उस पर ड्यूटी देते। बहुत सोचने के बाद उन्होंने जल्दीबाजी में अपने बड़ी बेटी के बेटे मगधीरा से बात की, जो लंदन में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और कई फैक्ट्रियों का अकेला मालिक था। सारी सिचुएशन उसे बताई और उसे अर्चना से शादी के लिए राजी कर लिया। वह हिंदुस्तान आकर अब शादी भी कर चुका था और ये बात अभी तक उसके घर वालों को मालूम नहीं थी और ऐसा उसके नाना जी का ही कहना था कि फिलहाल किसी को भी इस बारे में बताया ना जाए। शादी होते ही अर्चना को मगधीरा के साथ विदाई कर दी थी। अर्चना उसकी बड़ी सी सफ़ेद रंग की गाड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा हर एहसास से डरा हुआ था। नाना जी ने उसे बहुत समझा रखा था। इस शादी के बाद उसे हवेली के सब लोगों की बातों का सामना करना पड़ता। अब इस समस्याओं ने एक गंभीर मोड़ ले लिया था। बस एक मगधीरा ही सहारा था जो उसका साथ देता। नाना जी, आप बेफिक्र रहो, मैं आपके इस फैसले की लाज रख लूँगा। मगधीरा ने उन्हें भरोसे की डोर थमाई थी तो राठौर के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई। ठीक है अर्चना बच्चे और बेटा मगधीरा, आप अर्चना को लेकर घर पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। वह उसे समझाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जबकि मगधीरा अर्चना के साथ गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मगधीरा ने अपने साथ बैठी 18 साल की लड़की, जो अब उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, आज अपने होश हवास में पहली बार देख रहा था। वह कई सालों से विदेश में था और अपने दोस्त हनी के साथ बिजनेस करता था। उसी की बहन अंजलि से उसकी मंगनी हो गई थी, जो कि इन दोनों की पसंद बहुत मैच करती थी। लेकिन अचानक नाना जी के फ़ोन ने उसे वापस आने पर मजबूर कर दिया और फिर अर्चना से उसकी शादी भी उनके इच्छा के हिसाब से कर दी गई। और अब उसको ये सब खुद ही हैंडल करना था और ये सब सोचकर काफ़ी परेशान था, गंभीर भी था। एक गहरी सांस भरते सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अपने साथ बैठी अर्चना को देखा, जो उससे कम 8-9 साल छोटी थी। चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। उसे देखते मगधीरा को एकदम अपनी मंगेतर अंजलि की मंगनी वाले दिन की याद आई थी। पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। हाँ, वह अब ये मंगनी खत्म करने वाला था, क्योंकि वह अपने नाना जी को किसी हाल तकलीफ में नहीं देख सकता था।
उन्हीं के लिए उसने अर्चना से शादी की थी। अब आखिरी सांस तक निभाने वाला था। उसके लिए चाहे उसे कोई भी रिश्ता त्यागना पड़ जाता तो वो पीछे हटने वाला नहीं था। जबकि साथ बैठी अर्चना का दिमाग कहीं और ही लटका हुआ था। वह जानती थी कि मगधीरा उससे बहुत जल्द छुटकारा पा लेगा। उस जैसी गूंगी लड़की से वह कितना साल निभा सकता था, जबकि उसे एक से एक खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। ये सब सोचते ही उसके दिमाग की नसें हिली थी। वह फिलहाल मासूम नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से क्या थी कोई नहीं जानता था। गाड़ी उस हवेली में दाखिल हुई। सफ़ेद गाड़ी को देखते दूर से हवेली के मेंबर ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मगधीरा आ गया, मेरा बेटा मगधीरा आ गया। सभी खुशी से झूम रहे थे। सब हवेली वालों को इकट्ठा कर लिया था। मगधीरा के घर पर जॉइंट फैमिली सारे साथ रहते थे। उसके चाचा चाची, ये हवेली भी उसके नाना का ही था। सभी मगधीरा के अचानक आने का सुनकर हैरानी में पड़े हुए थे। बाहर निकले एक अनजानी खुशी थी जिसे शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। सरस्वती माँ बेकाबू होती आगे बढ़ती मगधीरा को गले लगाने लगी कि उसके साथ खड़ी अर्चना को देखा, वहीं ठिठक कर रह गई। बल्कि अर्चना को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल सांप सूंघ गया था। मगधीरा, ये अर्चना तुम्हारे साथ क्या कर रही है? सरस्वती हैरान होकर पूछती। हुए आगे बढ़कर उनको गले से लगाना चाहा तो उन्होंने उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। कैसी हो मेरी मम्मी? वह उनसे मिलता अब अपनी बहन सरिता के गले लगा। वह भी अपने भाई से प्यार लेती मुस्कुराई, जबकि सवालिया नज़रें अभी भी मगधीरा पर अटकी हुई थी। अचानक ही आ गए, बताया भी नहीं? बताते तो अच्छी खासी तुम्हारी परीक्षा ले लेती। जहाँ सरिता ने उसके चेहरे पर प्यार करते पूछा तो पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मगधीरा को मैंने हिंदुस्तान बुलाया है। अचानक संजीव राठौर के आने पर सभी लोग चौंक गए। उनसे बड़ी सम्मान से मिले, जबकि दूर खड़ी अर्चना की नज़रें अपने नाना अंकल पर जा ठहरी, जो उसके पास आते आते उसे अपने साथ में लेते एक बड़े सोफे पर विराजमान हुए थे। आज हमने अपने नवासे मगधीरा की शादी अपने दोस्त की नवासी अर्चना से करवा दी है। ये खबर थी जैसे सभी घर वालों पर एक बम की तरह फूटी थी। सभी बुरी तरह से चौंक गए थे। ये कैसे मुमकिन है? मगधीरा की शादी अर्चना से कैसे हो सकती है? सरस्वती के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है उसमें? एक लड़का और एक लड़की एक अच्छे पवित्र बंधन में बंध गए हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? वहीं पर जगदीश, वे अपनी पत्नी की तरफ देखते एक एक शब्द पर जोर देते बोले, दोनों का कोई जोड़ नहीं राठौर साहब। वह थोड़ा गुस्से में हुए थे। उनकी बात पर अर्चना की आंखें भीगी थी। जोड़ तो था, तभी भगवान ने इन दोनों को इन संबंध में बांध दिया, वरना ये कभी नहीं हो पाता। वह थोड़ा आगे बढ़ते हुए गंभीरता से बोले, आप भले ही करवा ले ये शादी, लेकिन याद रखना पिताजी, मैं इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। सरस्वती गुस्से से उठकर खड़ी हुई। उसी समय उनके छोटे बेटे गोपाल और उनकी पत्नी गीता भी वहां आ पहुंची और इस समस्याओं को थोड़ा गंभीरता से समझाने बुझाने की कोशिश की। कोई समस्या नहीं मगधीरा बेटा, आप जल्दी अर्चना को अपने साथ लंदन ले जाने का इंतजाम करो। अर्चना आपके साथ रहेगी, मुझे ज़्यादा तसल्ली होगी। वह भी पल में फैसला कर गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं? आज ही तो यह आया है और आप उसे वापस भेज रहे हैं? सरस्वती ने गुस्सा दिखाया बेटे के साथ। बेटी, तुम्हें अब अर्चना बहू के रूप में स्वीकार करनी होगी, जो मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद सभी को इस बात से तकलीफ हो रही है, और मैं अपने दोस्त की नवासी के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वह अपनी जगह से उठकर खड़े हुए तो मगधीरा भी उठकर खड़ा हुआ। अर्चना, अब से आप लोगों की जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। राठौर की बात पर मगधीरा ने उन्हें तसल्ली देते हुए हाँ में सिर हिलाया तो वो बड़ी तसल्ली में होते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वे अभी 5 से 6 दिन यहीं रुकने वाले थे, जब तक मगधीरा और अर्चना लंदन नहीं चले जाते, जबकि वहाँ मौजूद सभी की निगाहें कभी अर्चना पर कभी मगधीरा पर जा अटकी थी। आप इस तरह क्यों गुस्से हो रही हो? क्यों ना करूं मैं गुस्सा? ऐसी लड़की को तुम इस घर की बहू बनाकर ले आए हो जो बोल भी नहीं सकती, उसमें उसकी क्या गलती है? ये सब तो भगवान की तरफ से है ना। और मेरे बेटे के लिए ये सब बातें कब से मैटर करने लगी है? माँ, हर चीज़ मैटर करती है। अब मगधीरा, तुमने शादी की है और वह भी एक ऐसी लड़की से जो गूंगी है। माँ, ऐसे मत कहो। वह परेशान हुआ। अभी तो तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है, कल जब सारी दुनिया बोलेगी तब क्या करोगे? ये कैसी शादी है मगधीरा, जिसमें ना तुम्हारी माँ शामिल है ना तुम्हारे पिता, और तुम अचानक शादी करके इसे घर भी ले आए हो, और अब तुम चाहते हो तुम बिना किसी को कुछ बोले इसे स्वीकार भी कर ले? तो ये हमारे बस की बात नहीं है। उसके पास से उठती दूर जाकर बैठ गई। मम्मी, आप जानती है मेरे लिए नाना जी का हर हुक्म सर आंखों पर है और मैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता था। वह भी सरिता के पास जाते हुए उनका मुंह अपनी तरफ कर गया।
तो ठीक है, जैसे तुम्हारे नाना कहते हैं तुम ऐसा ही करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो मगधीरा, क्योंकि तुम्हें हमारी बात ही नहीं माननी। वह बहुत गुस्सा कर रही थी। उन्हें गुस्से में देखता मगधीरा उन्हें फिलहाल मनाने का इरादा छोड़ चुका था और बाहर निकल गया। उन दिनों उसके पापा यहाँ नहीं थे, वरना इस वक्त उन्होंने भी एक अलग से अदालत लगाई होती। मगधीरा के ऐसे चुप से बाहर निकल जाने तक वहाँ सरस्वती बहुत दुखी हुई थी। मगधीरा माँ के कमरे से निकलता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी कॉरिडोर से जाती अपनी बहन चाचा की लड़की को आवाज़ दे गया था। नीला ने पलटकर मगधीरा के तरफ देखा और उसके तरफ बढ़ी। जी भाई। वह वापस आकर सर झुका गई। क्या इस बार ये भाई तुम्हें नज़र नहीं आया जो मेरे पास नहीं आ रही हो, वरना तो मेरा दिमाग खा जाती थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। वो घबराए हुए अपनी नज़रें उठाती फिर झुका गई। यहाँ आओ, अपने भाई के पास बदला नहीं है तुम्हारा भाई। वह उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन वह अपने भाई को क्या बताती कि उसके अर्चना से शादी करने पर उसकी और सरिता के ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो बातें तय हुई थी अभी मगधीरा को बताया नहीं गया था। नीला और सरिता की शादी जिन दो लड़कों से तय हुई थी, उसकी इकलौती बहन सविता से मगधीरा की शादी की बात चल रही थी और ये बात अभी मगधीरा को नहीं बताया गया था। लेकिन लड़के वालों ने ये बात स्वीकार कर ली थी और मगधीरा के लंदन वापस आने का इंतज़ार हो रहा था। अब यहाँ आकर ये सब हो गया था और नीला को वह लड़का बहुत पसंद था। सरिता अपने माँ बाप के कहने पर यह शादी कर रही थी। अब नीला को ये डर था कहीं वह दोनों भाई ये रिश्ता ना तोड़ दें। फिलहाल उन दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही बताता। अब तो सब कुछ बिगड़ जाना था। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। अपने भाई पर भरोसा रखो। उसके दिमाग में चल रही सारी बात समझ गया था, क्योंकि उसके आते ही ये बात नाना जी ने उसके कान में डाल दी थी। अर्चना कहाँ है? उसे अचानक से अर्चना की याद आई। आपके रूम में कुछ खाने के लिए लाऊं? आपको भूख लगी होगी। उसे अपने भाई की फिक्र हुई थी। नहीं गुड़िया, अभी कुछ खाने का मन नहीं, अभी सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। वह उसके माथे पर किस करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। भगवान करे सब ठीक हो जाए, वह दिल से कहती वापस पलटी थी। मगधीरा जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अर्चना उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वह चुप से बिस्तर पर जा बैठा तो उसी पल उसके मोबाइल पर अंजलि की कॉल आने लगी। वह वीडियो कॉल कर रही थी, जिसे रिसीव करने का मगधीरा का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। वह अब खुद को अंजलि के लिए अनजान होने को सोच रहा था। वह अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। मंगनी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन शादी की वैल्यू बहुत होती है। वह समझता मोबाइल को एक तरफ रखता बिस्तर पर अपनी बाहें फैलाकर लेट गया। कमरे के छत को घूरते सोच में डूबा हुआ था। काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन अर्चना उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वह जल्दी हड़बड़ाता हुआ उठ बैठा और तेज़ी से बाथरूम की तरफ लपका था तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं था। वह भी बिना सोचे समझे अंदर घुस गया था। अर्चना बाथ टब में गिर गई थी। उसके माथे से खून बह रहा था। उसे चोट लग गई थी। वह पूरी भीगी हुई थी। जल्दी उसके तरफ लपका, अर्चना को गोद में उठाता बाहर लाया। उसके जिस्म को गीले कपड़ों में देखा। अपने होश हवास खो बैठा था। वह तो भगवान की कृपा कर रहा था कि वह कुछ हद तक होश में थी। तुम ठीक हो? वह उसका चेहरा अपने हाथों में लिए था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसके इतने करीब जाकर इतने प्यारे अंदाज में कहा तो अर्चना उसे देखती रह गई। अर्चना को चोट काफ़ी गहरा लग चुका था, इस वजह से उसे देखते देखते बेहोश हुई थी। मगधीरा बुरी तरह से घबराया था। वह तुरंत उसको अपने गोद में भरकर उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने लगा और उसके कलेजे को मसलने लगा। तभी वह अचानक होश में आई थी। तब जाकर मगधीरा को राहत मिली थी। वह दवाइयों को डिब्बे से कुछ निकालता उसके माथे पर आए जख्म साफ करने लगा और बैंडेज लगाता उसे अलमारी से अपना ट्राउजर और टी शर्ट निकाल कर दिया। फिलहाल इसमें एडजस्ट कर लो, रात बहुत हो गई है, सुबह तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करूँगा। वह बहुत नरमी से उससे बात कर रहा था। उसका ये अंदाज अर्चना के दिल में जगह बना रही थी। वह उस कपड़े को लेती ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। अंजलि की कॉल फिर से आने लगी तो मजबूरन उसे कॉल रिसीव करनी पड़ी। कहाँ हो तुम मगधीरा? अचानक से लंदन से हिंदुस्तान पहुँच गए और मुझे बताया भी नहीं। फ़ोन उठाते वो भूल चुका था, कुछ काम था, अचानक आना पड़ा, मुझे इसलिए नहीं बता सका, मगधीरा ने धीमे शब्दों में कहा। लेकिन भाई को तो बता देते। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद तुमने भाई को बताया? सब ठीक है ना? अचानक इमरजेंसी में आना पड़ा था। हाँ सब ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और अर्चना को ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए देखा तो कॉल बंद करने लगा। लंदन में अर्चना से मंगनी के बारे में घर में किसी को मालूम नहीं था, ना ही नाना जी को। अंजलि ने फ़ोन के दूसरी तरफ से कहा,
फ़ोन मत काटना, मुझे तुम्हें देखना है वीडियो कॉल पर। अंजलि ने ये बात कही तो मगधीरा सोच में पड़ गया। एक तरफ अंजलि थी तो दूसरी तरफ अर्चना। वह बीच में फंस गया था। मैं बाद में बात करता हूँ। वो बिना ज़्यादा बात किए कॉल को कट कर दिया था। अर्चना की तरफ ध्यान दिया। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वह अर्चना की तरफ बढ़ते हुए नरम शब्दों में पूछने लगा तो वह नाम में सिर हिलाती सोफे पर जा बैठी। उसे अपने कपड़ों में देखकर मगधीरा ने सर नाम में झटका। वह जानता था उस हवेली में कोई भी अर्चना को पसंद और बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने नाना के कहने के हिसाब से कल सुबह होते ही अर्चना को लंदन ले जाने का बंदोबस्त करना था। वह उसे अपने साथ ही रखने वाला था। अचानक फ़ोन काट देने पर अंजलि के माथे पर बल पड़े थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस तरह से फ़ोन कॉल कभी नहीं काटता था और आज पहली बार अंजलि को उसकी ये आदत बहुत बुरी लगी थी। कुछ तो ऐसा था जिसका खटका अब अंजलि को लग गया था। उसकी छुट्टी और अचानक हिंदुस्तान जाना उसको बता रही थी जैसे कुछ गलत हुआ है। वह सोच में पड़ गई। सुबह नाश्ते के टेबल पर वे दोनों आ गए। कमरे से बाहर आए तो सबकी नज़र बेकाबू उन पर जा अटकी। अर्चना उस वक्त नीला के कपड़ों में थी जो सुबह ही मगधीरा ने उसे नीला से लेकर दिए थे। वे आज अर्चना के लिए शॉपिंग करने का इरादा रखता था। उनके डाइनिंग टेबल पर बैठने से दादी और मम्मी दोनों ही उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हैं? जब नाना ने उन्हें एकदम से टोका था, दोनों कहने लगी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, मुझे और ज़्यादा भूख नहीं। दादी और माँ ने अपना अपना जवाब देते गुस्से की नज़र अर्चना पर डाली और वहाँ से हट गई। सरिता चुप से ये सब कुछ देख रही थी, जबकि घर के और लोग भी बड़ी गंभीरता के साथ अपना अपना नाश्ता करने में मगन थे। उन्होंने अपने आसपास ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। मगधीरा गहरी सांस छोड़ते अपने नाना जी के साथ ही विराजमान हुआ था, जबकि अर्चना ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर उनसे प्यार लिया और मुस्कुराते हुए मगधीरा के साथ वाली चेयर पर जा बैठी। उन दिनों मेरी चाची भी घर पर नहीं थी, वह अपने मायके गई हुई थी। नीला का मंगेतर गोपाल भी अपने काम में बिजी था। इधर हनी इस वक्त अपने बिजनेस के काम में दुबई गया हुआ था। उसे भी वापसी में अच्छा खासा टाइम लगना था। फिर क्या सोचा मगधीरा? नाना जी ने नाश्ता करते हुए मगधीरा से पूछा। जैसा आप कहें नाना जी, वैसा ही होगा। वह बड़ी विश्वास के साथ बोला, मुझे खुशी है आपने मेरे फैसले की लाज रखी है और मैं नहीं चाहता कि अर्चना यहाँ सबकी नफरत सहे, इसलिए आप उसे अपने साथ ले जाओ। नाना जी ने अर्चना का हाथ थामे कहा तो वह चुप से मुस्कुराते उनका हाथ चूम गई। वह और कर भी क्या सकती थी? या मुस्कुरा सकती थी या रो सकती थी, क्योंकि बोलना तो उसे आता ही नहीं था, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। मगधीरा कुछ ही दिनों में अर्चना को अपने साथ लंदन ले जाने का बंदोबस्त कर चुका था। पासपोर्ट उसका रेडी कर लिया था। एक हफ्ते में वो बाकी सारा काम भी पूरा करवा चुका था। उस वक्त वह ड्राइव कर रहा था जब उसे एक फ़ोन कॉल आई। अननोन नंबर देखते हुए सोचते हुए कॉल रिसीव कर गया था। कैसे हो? किसी अनजान आदमी की आवाज़ पर वह चौंका था। आप कौन? मैं वह हूँ जिसने तुम्हारी पत्नी को बनाया, मुझे उसका दीवाना बनाया। फ़ोन के उस तरफ के आदमी की आवाज़ पर मगधीरा के दिमाग की नसें तन गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वह बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी, बस मेरे प्यार के लायक नहीं। बहुत चाहा कि वो मुझे अपना ले, पर अपनी बकवास बंद करो। खबरदार जो मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। वह गाड़ी एक तरफ रोकता वह उस फ़ोन करने वाले आदमी पर चिल्लाया था। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उससे शादी करके तुम्हें लगता है तुम मुझसे शादी करके मुझसे उसे बचा लोगे? तो इस बात को भूल जाओ, बाहर निकल जा। मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसे तुमसे छीन लूँगा, चाहे मुझे उसे मारना ही क्यों न पड़े। उस आदमी ने कितने गंभीरता से बात की थी और साथ ही फ़ोन काट दिया। वह गहरी सांस भरता अपना गुस्सा कंट्रोल करने की हिम्मत जुटाने लगा था। गाड़ी वापस घुमाई। अब उसका इरादा अर्चना से बात करने का था। आखिर वह जो कोई भी था, उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वह अर्चना को काफ़ी सालों से जानता है। हो सकता था अर्चना भी कुछ जानती हो उसके बारे में। अर्चना अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी। उन दिनों वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। भले ही हवेली में कोई उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो खुश थी। क्यों? ये सिर्फ वही जानती थी या फिर भगवान? अचानक से दरवाज़ा खुला। मगधीरा अंदर दाखिल हुआ। ये नंबर किसका है? वो मोबाइल उसके सामने किए पूछ रहा था। अर्चना के चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने घबराकर सर ना में हिलाया। क्या मतलब? नहीं जानती हो तुम? वह माथे पर बल डाले पूछ रहा था। अर्चना ने फिर से ना में सिर हिलाया तो उसका माथा टनका था। देखो अर्चना, कोई बात है ऐसी जो तुम्हें लगता है मुझे बता देनी चाहिए तो अभी बता दो, वह उसे नरमी से समझाते बोला। अर्चना ने फिर से ना में सिर हिलाया तो वह उसे एक मंगलसूत्र पहना गया।
इसे खुद से कभी अलग मत करना। मगधीरा गहरी सांस भरते दूसरे रूम में चला गया। अर्चना के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान ने छुआ था। उसका पति उसकी परवाह कर रहा था, इसके लिए फिक्र कर रहा था और ये एक खुशी की बात थी। वह उसे लिए आज लंदन की फ़्लाइट पकड़ चुका था। वह जानता था वह घर में सबको नाराज़ करके अर्चना को अपनाते लंदन लेकर जा रहा था। एक तरफ वह अर्चना को लेकर थोड़ा डर भी गया था। उसे लगा था लंदन जाकर वह फ़ोन वाला आदमी उनका पीछा छोड़ देगा, जहां उसकी माँ सरस्वती उससे बहुत नाराज़ थी। पर उसे इस वक्त इसे लेकर बिजनेस की वजह से वापस जाना पड़ रहा था। अगर वह ना जाता तो उसका अच्छा खासा लॉस हो जाना था। पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र करते हुए वह काफ़ी एक्साइटेड थी, जबकि उसकी एक्साइटमेंट देखते मगधीरा धीमे से मुस्कुराया था। काश ये लड़की बोल सकती, भगवान ने कितनी फुर्सत से उसे बनाया है। लेकिन वह थोड़ा दुखी हुआ। उसका दिल चाहा कि वह उसकी आवाज़ सुने। उसकी आवाज़ कैसी होगी, अनजाने में ही सही, वह उसके पास होता जा रहा था। वह लड़की अर्चना खुद ब खुद उसके दिल में अपनी जगह बनाती जा रही थी। इस बात को वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जैसे ही वो लंदन लैंड हुए, उसे अंजलि की फिक्र सताने लगी। वह अब कैसे उसे हैंडल करेगा, पर वह फैसला ले चुका था। अर्चना ने अपने आसपास देखा। अनजान मुल्क को देखते वह एक पल को अपने कदम रोक गई, पर अगले ही पल मगधीरा ने उसका हाथ थामे अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। अपना मुंह फेरते उसे देखने लगी तो वो मुस्कुराया। उसे लिए वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां ड्राइवर उसे पिक करने आया हुआ था। कुछ ही देर में वह अपने अपार्टमेंट में था। उसने वापस आने की खबर किसी को नहीं दी थी। वह इतना बड़ा अपार्टमेंट देखती हैरान हुई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? वह सामान एक तरफ रखता मर्दाना रोब के साथ पैंट के पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आकर खड़ा हुआ तो वो मुस्कुराहट से उसको जवाब दे गया, काश तुम बोल सकती। अचानक से मगधीरा के होठों से यह आवाज़ निकली, पर अर्चना के चेहरे पर एक काला साया लहराया था। एकदम से मगधीरा को अपने शब्दों पर गिल्टी फील हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। वह नज़रें चुराता वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गया, जबकि अर्चना उसे जाते हुए देखने लगी। अचानक ही मगधीरा के वापसी पर अंजलि ने उसको ऑफिस में आते हुए देखा तो खुशी से चहक उठी थी और कहा, कैसे हो? वह अपना काम छोड़ती उसके तरफ ध्यान दी थी। वैसे ही जैसा तुम छोड़ कर गए थे। वो मुस्कुरा रही थी। मगधीरा को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई थी। अच्छी बात है अंजलि, लेकिन मैं अब वैसा नहीं रहा। वह जरा सा टेबल पर आगे की तरफ होकर बैठता, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में बांधकर। क्या मतलब, क्या चेंज हो गया है? मुझे तो आप वैसे ही लग रहे हो। वह खुश हुई। एक पल को मगधीरा ने गहरी सांस ली। मैं अब शादीशुदा हूँ, आखिरकार उसने कह दिया। सामने बैठी लड़की उसे आंखें फैलाए देखती रह गई। ये तुम झूठ बोल रहे हो? वो हंसी थी। बिल्कुल भी नहीं। वह बिना डरे बिना किसी लालच के कहे जा रहा था, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसे किसी से शादी कर सकते हो? वह एकदम चिल्लाते हुए कह गई। अपनी जगह से उठ खड़ी हुई तो मगधीरा ने उसे यूं अचानक अपने हिंदुस्तान जाने से पहले और वापस आने तक की सारी कहानी सुना दी थी। उसकी बात सुनते हुए आंखों में आंसू भर लाई। उंगली में पहनी अंगूठी को चाहत से देखने लगी। ना चाहने के बावजूद भी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं रिश्तों में मिलावट का धोखेबाज नहीं अंजलि। तुमसे सिर्फ मंगनी की थी और तुम्हारा बनकर रहना चाहा, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही स्वीकार था। मेरा जोड़ा अर्चना के साथ लिखा हुआ था और इस हकीकत को हम दोनों को स्वीकार करना होगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे? मंगनी के साथ साथ क्या मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी? जो तुम्हारे दिल में है, वह दुखी से सवाल कर गई अंजलि। असली मोहब्बत शादी के बाद होती है और तुम मुझे अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती हो। मेरी अच्छी दोस्त की तरह तुम्हारे अंदर हर खासियत है जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना होगी, तुम्हें अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा और चाहने वाला आदमी मिले। वह कितनी आसानी से सब कुछ कहते हुए अपना दामन छुड़ा लिया था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली, अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, अपने हाथ की उंगली से उस मंगनी की अंगूठी को निकालकर उसके सामने टेबल पर रखा। मुझे तुम जैसे जीवन साथी बिल्कुल नहीं चाहिए मगधीरा। अफसोस हो रहा है कि मैंने उस इंसान से मोहब्बत की जो कमज़ोर था, जो अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा भी ना हो सका। अच्छा हुआ हमारे रास्ते अलग हो गए। वह गुस्से से कहते हुए मुंह फेर गई और वहाँ से चली गई। मगधीरा जानता था यही सब होना है और पीछे होता चेयर के साथ टेक लगाकर अब इस इंतजार में था कि उसका दोस्त हनी कब उसके साथ अपना बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करता है। वह हर चीज़ के लिए मेंटली तैयार था। वह एक प्रैक्टिकल इंसान था जो फैसला एक बार ले लेता था, उससे पीछे नहीं हटता था।
अंजलि से मंगनी का फैसला उसने खुद किया था, लेकिन अपने फैसले पर उसने अपने नाना जी को भरोसे में नहीं लिया था। ये अंजलि से कोई जुनूनी मोहब्बत तो नहीं थी, वह एक अच्छी दोस्त थी। उसने मगधीरा को प्रपोज किया था, जिस पर मगधीरा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वह भी मंगनी नहीं करना चाहता था। वह अपनी खुशी अपने घर वालों के साथ बांटना चाहता था। वह सारी बातें वहां जाकर बताना चाहता था, पर अंजलि की इच्छा पर वह उससे मंगनी की अंगूठी पहना गया था। पर हिंदुस्तान में नाना जी के फैसले के आगे इस मंगनी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि उस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वह प्यार नाना जी से ही तो करता था। उनकी कही गई हर बात को पत्थर की लकीर समझता था। उसे नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान जाने पर उसके साथ ये सब हो जाएगा, वरना वह अंजलि से कभी मंगनी नहीं करता। उसको यही लगा कि अंजलि से मंगनी करके वह नाना जी को बता देगा और उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज़ भी नहीं होगी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। अब उसे ही सारी समस्याओं को सुधारना था। कैसे लापरवाह पति हो तुम। पत्नी को हिंदुस्तान से लंदन में लाकर अकेला अपार्टमेंट में छोड़ दिया। ये भी ना सोचा कि उसका आशिक पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच जाएगा। जिस नंबर से मैसेज रिसीव हुआ, मगधीरा के तो होश एकदम ठिकाने लगे थे। उस वक्त वह एक मीटिंग में था। मैसेज पढ़ते ही वो मीटिंग कैंसिल करता, अपना कोट और घड़ी पहनता बाहर की तरफ भागा था। गाड़ी में बैठता हुआ तेजी से गाड़ी भगाते उस वक्त सिर्फ अर्चना के बारे में सोच रहा था। वह उस अपार्टमेंट में अकेला ही छोड़ाया था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वह एकदम से यहाँ आकर उसे लेकर लापरवाह हो गया था। हनी ने उसे अपना पार्टनरशिप भी खत्म कर दी थी। वह अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, अपनी दोस्त को भी भूल बैठा था। वह उन सब बातों में फंसा हुआ था, इसलिए अर्चना की तरफ से लापरवाह हुआ था। गाड़ी को 100 की स्पीड में भगाते वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, घर में पूरी चुप्पी छाई हुई थी। अर्चना अर्चना, वह ऊंची आवाज़ में उसे बुलाता हुआ हर तरफ उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे अर्चना कहीं भी दिखाई नहीं थी। वो बेहद परेशान हुआ। अचानक से उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वो उसी के अंदर छुपी बैठी कांप रही थी। एक पल की देरी किए बिना मगधीरा उसकी तरफ लपका। तुम ठीक हो? उसे अपने सीने से लगाए वह घबराता बोला, जबकि वो बस रोई जा रही थी। वह नहीं जानता था वह आदमी कौन है, ये सब क्यों कर रहा है। वह सामने भी नहीं आता। मगधीरा उसे लिए बाहर आया, बिस्तर पर बैठाते उसे अपने सीने से लगाए रखा। अर्चना को बहुत आराम मिल रहा था। वह उसका था, सिर्फ उसका। ये एहसास हर एहसास पर भारी था। उस दिन के बाद से मगधीरा ने घर पर सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया था। वह किसी हाल में भी अर्चना को लेकर अब लापरवाही नहीं दिखाना चाहता था, पर उसे बार बार धमकी मिल रही थी। वह सब काम छोड़ छाड़ कर इस वक्त अर्चना के पास ही था। उसने अपने दोस्त के थ्रू उस नंबर को ट्रेस करवाना चाहा, लेकिन फिलहाल ये नंबर ट्रेस नहीं हो सका था। पर वह कुछ दिन में वह नंबर ट्रेस करके देने का वादा कर चुका था। तब तक वह अर्चना को लेकर लापरवाही नहीं चाहता था। हवेली से, जहाँ मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी सभी ने उसको इनवाइट किया था। नीला और सरिता की शादी थी और उन लोगों ने शादी से मना नहीं किया था, और 1 महीने के बाद उन दोनों की शादी होनी थी। इसलिए जहाँ उसकी माँ ने वापस आने को कहा, उसकी दोनों बहन नीला और सरिता की शादी के लिए 1 महीने की डेट फिक्स कर दी गई थी। वह उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसने हिंदुस्तान आने की हामी भरी तो जहाँ उसकी माँ तसल्ली में हुई थी। जो भी था वह उनका सगा बेटा था। उसके बगैर वह अपनी बेटी की खुशी कैसे कर सकती थी। मगधीरा उस परिवार का इकलौता चिराग था, इसलिए उन्होंने अर्चना के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने बेटे के लिए बहू स्वीकार करना ही पड़ा था। और मगधीरा के दादी को भी इस रिश्ते को अपनाने को कहा गया था। जब उन लोगों की फैमिली को कोई समस्या नहीं थी और नीला और सरिता की शादी वे लोग कर रहे थे, वे अपने जुबान से पीछे नहीं हट रहे थे। फिर उन्होंने भी शांति बना लिया था। वह जिस गाड़ी में थी वह अचानक ही रुक गई, जबकि मोबाइल पर वह मगधीरा को ही मैसेज कर रही थी। उसने सवालिया नज़रों से ड्राइवर को देखा, जो पीछे उसको देखकर मुस्कुराहट पास करता गाड़ी को फुल स्पीड में छोड़ता। ड्राइवर गाड़ी से कूद गया था। गाड़ी सीधा पुल के नीचे जा गिरी। अर्चना से तो चला भी नहीं जा रहा था। गाड़ी में पानी भरने लगा। वह हाथ पैर चला रही थी, लेकिन गाड़ी लॉक थी और वह हड़बड़ा कर मोबाइल से मगधीरा को मैसेज करने लगी। धीरे धीरे पूरी गाड़ी पानी से भर गया। अर्चना का सांस पानी में बंद होने लगा। वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि गाड़ी से बाहर निकल सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम ठहरी थी। उसने गहरी सांस भरी। उसी पल उसे गाड़ी से बाहर किसी का साया दिखाई दिया तो उसके अंदर जीने की उमंग पैदा हो गई। वो साया जैसे इंसानी रूप में आ गई और वह चेहरा साफ दिखाई दिया। वह मगधीरा ही था। वह पूरी ताकत लगाते गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था और फिर कुछ ही देर के बाद वह दरवाज़ा खुलता अर्चना को लिए बाहर निकला था।
पानी में तैरता हुआ किनारे पर आता उसे देखने लगा। अर्चना, अर्चना, तुम ठीक हो? वह उसके बंद आंखों को देखता घबरा गया था। उसकी सांसें थम सी गई थी। वह उसके चेहरे पर झुकता उसे अपनी सांसें दे रहा था, एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार, पर वह झटके से अपने मुंह से पानी निकालती एक तरफ को झुकी थी। मगधीरा ने उसे अपने सीने से लगाते सुख का सांस लिया। एक पल को तो उसे लगा उसने देर कर दी, वह अर्चना को खो चुका है। उसको अपनी बाहों में भरे हुए चलता हुआ पुल के रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ा। ठंडी हवाओं के थपेड़ों ने अर्चना को हिलाकर रख दिया था। वह मगधीरा के सीने में समा रही थी, जबकि उसकी सांसें अभी भी बहुत गहरी गहरी चल रही थी। वह गाड़ी के तरफ बढ़ता उसे गाड़ी के पैसेंजर सीट पर बिठा गया था। सीट बेल्ट बांधते वह पीछे हटा कॉल पर सिक्योरिटी गार्ड से इन्फॉर्मेशन लेने लगा। ड्राइवर अचानक कहाँ गायब हुआ, ये सब काफ़ी जांच पड़ताल चली। आज अगर जरा सी भी देर हो जाती तो वह अर्चना को खो देता। अपने नाना जी को क्या जवाब देता। घर ले जाते उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अर्चना, ठीक होना, बस फिक्र ना करो, अब बहुत जल्द वह आदमी पकड़ा जाएगा जिसने मेरी अर्चना को तकलीफ पहुंचाई है। छोड़ूंगा नहीं उसे। वह गुस्से में आंख बबूला होता। अर्चना उसकी इस तरह मोहब्बत पर पिघल उठी थी। वह दो शब्द बोलकर इजहार कर सकती थी, लेकिन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से अपनी खुशी और गम का इजहार कर देती थी। एक महीने बाद की नीला से गोपाल की और सरिता से धीरज की शादी की डेट फिक्स हुई थी और अब वह अपने काम को जल्द से जल्द निपटाते हिंदुस्तान जाना चाहता था। कम से कम अर्चना वहाँ हवेली में तो सेफ थी। उसे जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना था। फिर वक्त आ गया जब सब कुछ बिखर गया। उसके दोस्त ने वह नंबर ट्रेस कर लिया था और जो हकीकत उसके सामने आई थी वह जानकर तो बिल्कुल हैरान रह गया था। उसे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सब सबूत सामने थे। वह उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। पिछले 3 घंटे से वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका दिल किसी तरह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। वह नंबर देखता अपने होंठ बुरी तरह से भींच गया था। कॉल आती जा रही थी, लेकिन मगधीरा ने रिसीव नहीं की। वह बराबर आती कॉल को देखता गुस्से से मुस्कुराहट पास कर गया। अपनी सीट से उठता हुआ कॉल रिसीव कर गया। तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ 20 मिनट का टाइम देता हूँ। घर पहुँचकर बचा लो, वरना हमेशा हमेशा के लिए उसे खो दोगे। कॉल बंद हुई। मगधीरा का मुंह गाड़ी की तरफ था। आज इस सारे ड्रामा का ख़त्म करने का वक्त आ गया था। उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। दिखने वाला मगधीरा अंदर से कितना बड़ा गुस्सैल आदमी और जिद्दी और जुनूनी इंसान था। उस जिद में आज वह क्या करने जा रहा था। वहां जाता हुआ घर के चौखट पर कदम रख चुका था, लेकिन वहीं खड़ा फिर से फ़ोन कॉल का इंतजार करने लगा। 20 मिनट की जगह वह 40 मिनट तक वहां खड़ा था, पर वह अंदर दाखिल ना हुआ। कुछ ही देर बाद कॉल फिर से आने लगी। मगधीरा ने कॉल रिसीव करते अब अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए। वह पूरे घर का जायजा ले चुका था। अर्चना उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लगता है तुम्हें अपनी पत्नी प्यारी नहीं, जो अभी तक उसे बचाने नहीं पहुंचे। मेरी पत्नी को हाथ भी मत लगाना। वह फ़ोन पर चिल्लाया। तुम्हारी पत्नी को हाथ नहीं लगाऊंगा, सीधा छत से नीचे फेंक दूंगा। फ़ोन के उस तरफ की आवाज़ सुनता हुआ अपने कदमों पर ठिठक कर रुका था। सामने ही तो वह छत पर खड़ी थी। दीवार के ऊपर जरा सा वह अनबैलेंस होती तो नीचे गिर सकती थी। अर्चना, उसने उसे बुलाया। अर्चना ने कान से लगाए मोबाइल हटाया। अपने बिल्कुल पीछे मगधीरा को खड़ा देखकर वह गूंगी रह गई। उसके चेहरे पर डर सवार हुआ था। पल में उसका चेहरा पीला पड़ा था। मोबाइल वाला हाथ उसके सीने पर आ गिरा। मगधीरा धीरे से उसके होंठों से ये नाम बुला गया। उसकी आवाज़ न आई। मगधीरा ने अपने कदम उसके तरफ बढ़ाए। वह घबरा गई। डर के मारे वह भी कदम कदम पीछे चलने लगी। एकदम से उसका पांव मुड़ा और पीछे की तरफ छत के दीवार से नीचे गिरने लगी। पल के 1000वें हिस्से में मगधीरा ने उसको थामे हुए उसे अपनी तरफ खींचता हुआ सीधा उसके ऊपर जा गिरा। मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिरे। उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसे नहीं पता था मगधीरा यूं उस तक पहुंच जाएगा। अर्चना, वह उसका सर अपने सीने से उठाता देखकर उसे बुलाया था। अर्चना का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ न आया वह इस सिचुएशन से कैसे निकले। वह उसका हाथ थामे उसे खड़ा कर गया था। वह अभी भी बिल्कुल सुन्न नज़रों से उसे देख रही थी। अर्चना, स्टॉप। मगधीरा की बात पर वह उसे घबराई हुई हालत में देखने लगी। अर्चना, स्टॉप, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब की बार जोर से चिल्लाया था। अर्चना अपने कानों से हाथ लगाती चीख पड़ी। वह उसे दोनों बाजू से पकड़कर झकझोरते हुए बोला, बोलो अर्चना, बोलो। वह बोली। उसकी आवाज़ मगधीरा के कानों से टकराई। वह बड़ी हैरानी की हालत में था। उसे देखता रह गया। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वह आंखें खोले फिर से उसका नाम बुलाती रोने लगी।
गेम ओवर। वह पहली बार उसकी आवाज़ सुन रहा था और वह हिचकियों से रो रही थी और बोलते जा रही थी, मगधीरा मगधीरा। वह सुनता जा रहा था। फिर से बोलो। वह तोते की तरह बोलती चली गई, मगधीरा मगधीरा। वह उसके हिलते होठों को देखता, आगे बढ़ते उसके होंठ पर झुकता उसको अपनी पकड़ में ले गया था। अर्चना तो एक पल को आंखें फाड़े बस उसे देखती रह गई थी। वह बहुत गुस्से से उसके होठों की लाली को चुराने लगा था। अर्चना को लगा आज उसकी सांसें अटक जाएगी। वह उसके सर के पीछे हाथ रखे उसके होंठ को अपने होठों में जोर से पकड़े उसे चूम रहा था, उन पर कहर बरसा रहा था। अर्चना ने अपनी सांसें रुकती महसूस की तो उसे कंधे पर मारते होश दिलाना चाहा, लेकिन वह और ज़्यादा गुस्से से अपनी पकड़ में ले गया। वह तो कोई आनाकानी भी ना कर पाई थी। दिल की धड़कन भी सुस्त पड़ी थी। उसको यूं देखा तो वह उसके होंठ पर दांतों को कट लगाता पीछे हटा और शिकायती निगाहों से उसे देखने लगा। क्यों क्यों किया तुमने ये सब, इतना बड़ा धोखा? वह मोबाइल उसके सामने करते सवाल कर रहा था। अर्चना की आंखें भीगती जा रही थी। मैंने तुम्हें मासूम समझा, तुम्हारी लाचारी की वजह से तुम्हें इतना प्रोटेक्ट किया। मैंने तुमको तुमसे ही प्रोटेक्ट किया। अब उसके सीने पर हाथ रख के वो बुरी तरह गुस्से में हंसा था। मुझे बेवकूफ़ बना रही थी तुम, और मैं भी तुम्हारी बातों में आता चला गया। तुमसे मैंने कितनी बार पूछा था ये नंबर किसका है, तुमने उस दिन कुछ भी नहीं बताया था, क्यों? अब की बार उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हुई थी। वह बिल्कुल डर के 2 कदम पीछे हटी थी। तुम्हें नहीं मालूम था कि एक दिन ये सब कुछ सामने आ जाना था? ये बात वह भुलाए बैठी थी। वह मगधीरा को इस तरह गुस्से में देखकर उल्टे कदम वापस लेती वहां से अंदर की तरफ भागी थी। मगधीरा गुस्से से ना में सिर हिलाता उसके पीछे ही अंदर गया था। वह ड्रेसिंग रूम में जाकर छुपने ही वाली थी कि उसके पीछे ही मगधीरा था। जैसे ही अर्चना ने दरवाज़ा बंद किया उसने पैर को बीच में अड़ाया। वह उसे देखती थूक निकल गई। मगधीरा ने अंदर होते उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे होती अलमारी से जा लगी। मेरे सवाल का जवाब दो अर्चना, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मुझे इतने सालों से बेवकूफ़ बनाया, मुझे परेशानी में डाले रखा? बोलो, जवाब दो। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। बताओ वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। अपने ही हाथों से उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखता जरा सा दबाव बढ़ाया तो बड़ी आसानी से उस अर्चना की आंखें फैल गई। उसे यकीन न आया कि मगधीरा उसे मार भी सकता है। ये तो यही समझ रही थी कि मगधीरा अब उसे दीवानों की तरह चाहने लगा है। इतनी चाहत में वह उसकी हर गलती हर गुनाह माफ़ कर देगा। अर्चना वह ऊंची आवाज़ में दहाड़ा था। उसकी गर्दन छोड़ गया। वह गहरी सांस भरते अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। मगधीरा, वह भी इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि उसके गले में खराश पड़ गई। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आज से नहीं बहुत सालों से करती हूँ। जब से आपने बचपन में एक बार मुझे गिरने से बचाया था, अपने कंधे पर बिठाया था। अब वो बोली थी। उसने सोच लिया था वह सब कुछ कह देगी। मेरी आवाज़ खो गई थी एक हादसे में, लेकिन कुछ साल बाद वापस लौट आई थी। पर यह बात सबसे मैंने छुपाई थी। मुझे आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए थे और आप यहाँ लंदन में थे। पिछले 8 साल से आपने एक बार भी पलट कर ना देखा कि कोई है जो आंखें बिछाए आपका इंतज़ार कर रही है। फिर अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर मैंने ये कदम उठा लिया। यहाँ आकर पता चला कि आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, किसी अंजलि नाम के लड़की से मंगनी कर चुके हैं और आप दोनों की लाइफ में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं आपकी खुशी समझते हुए वापस लौट आई थी। मैं बहुत रोई आपके इस तरह बेवफाई पर कि मगधीरा जो मेरी तकलीफ पर तड़प उठे वह एक पल को चुप हो गई, अपने आंसू पोंछने लगी। इस पूरी दुनिया में एक वही है जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया, फिर मैंने खुद को तकलीफ पहुंचाई। मैंने अपने गूंगे होने का इस्तेमाल किया, खुद को डेंजर जोन में दिखाया। नाना अंकल ने आपको बुलाया और मेरी शादी आपसे करवा दी। वह दिन मेरे लिए त्यौहार का दिन था। मैं बहुत खुश थी। आपके घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था वह नहीं करेंगे। नाना अंकल जी जानते थे। वह सब शुरू से ही मुझसे नफरत करते आ रहे थे। बिना वजह की नफरत, क्या मैं नफरत के लायक थी? वह दर्द से सवाल करती अपने तरफ उंगली कर गई, जबकि मगधीरा चुप्पी से उसे सुने जा रहा था। उसकी साजिश में उसके नाना जी भी शामिल थे। ये सच्चाई भी उसके आत्मा पर कोड़े बरसा रही थी, पर वह चुप था। उससे पूरी सच्चाई सुनना चाहता था। कितनी इच्छा थी से उस लड़की की आवाज़ सुनने की, और आज वो बोली भी तो क्या। शादी के बाद आप मुझे अपनी हवेली ले गए। सोचा अब कोई खेल नहीं खेलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये सब दोबारा करूं, क्योंकि आपने मुझे अभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया है। और मैंने खुद को अपने आप को मजबूर कर लिया, आपको अपने पास लाने के लिए, आपके दिल में अंजलि का ख्याल निकालने के लिए। आप सिर्फ मेरे बनकर रहो, सिर्फ मेरी फिक्र करो, सिर्फ मुझे सोचो।
बाकी सबको भूल जाओ। फिर ऐसा ही हुआ, आपकी ज़िंदगी का मैं ही मकसद बन गई। एक आम सी अर्चना आपकी पत्नी बन गई। आप मेरी तरफ ध्यान देने लगे, सबको चुप करवा दिया, मेरी साइड ली। किसी को भी मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैं इसी में खुश हो गई। सोचा अब आपको सब बता दूंगी, लेकिन हिम्मत ना हुई। मुझे लगा आपको जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा मैं आपको खो दूंगी। और देखो ना, ऐसा ही हुआ। आप मुझसे शादी करके खुश होंगे, मैं चाहती थी। फिर आप मुझे लंदन ले आए तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। सोच लिया था अब कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई खेल नहीं। लेकिन फिर मुझे मजबूर किया उस अंजलि ने। मुझे उस्काया, फिर से वह घर आई थी, मुझे बातें सुना गई थी। बस आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की थी। आप अभी भी दिल से उसी से मोहब्बत करते हो और उसी से करते रहोगे। मैं कभी आपको नहीं पा सकूंगी। मैं उसकी बात पर कभी भरोसा ना करती, पर हमारे बीच हर बात उसे पता थी। हम एक दूसरे के पास नहीं आए थे। हमारे बीच अभी भी कोई संबंध नहीं बना था। क्यों? क्योंकि आप भी अंजलि से प्यार करते हैं। मैं आप दोनों के बीच आ गई हूँ। उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। मैं तो आपको सब बताने का इरादा रखती थी, पर मेरा इरादा अब बदल गया था। मैंने फिर से वही खेल खेलना शुरू कर दिया और मैं इस तरह जुनूनी हो गई कि खुद को नुकसान पहुंचा दिया। उस रात गाड़ी से ड्राइवर को मैंने ही गाड़ी से कूद जाने को कहा। मेरे कहने पर गाड़ी को उसने पुल के नीचे गिराया था और खुद उतर गया था। मैंने उस ड्राइवर को ढेरों पैसे दिए थे। मैंने उस दिन भी अपनी जान का रिस्क लिया था। न जाने क्यों मुझे यकीन था आप मुझे बचा लेंगे, और आपने मुझे बचा भी लिया। मुझे लेकर आप फिर से सुस्त पड़े थे। आप मेरे दिल के करीब नहीं आ रहे थे, जबकि मैं आपको अंजलि के साथ अपना संबंध दोबारा बनता नहीं देख सकती थी। मैंने आपको पूरा खुद में मगन कर लिया था, और फिर भी आप मेरे नज़दीक नहीं आ रहे थे, मुझे मेरा हक नहीं दे रहे थे। और इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी। मैंने फिर से आपको अननोन नंबर से कॉल करनी शुरू कर दी थी, और इस बार ये आखिरी बार था। आपने मुझे बचाना था, मैंने आपको अपना बनाना था, पर आज आपने मुझे। वह सर झुकाते गहरी सांस भरती रह गई थी। वह अब पकड़ी गई थी। उसने जो चालें चली उसके बाद अब और ज़्यादा क्या बात करता। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह एक बस छोटी सी लड़की से बेवकूफ़ बन गया था। सर झुकाए गर्दन ना में हिलाता वह गुस्से में मुस्कुराया था। मैं जानती हूँ आप मुझसे अब सिर्फ नफरत करोगे, हो सकता है मुझे छोड़ भी दोगे। मैंने कुछ नहीं किया, आपको पाने के लिए किया। मेरा तरीका गलत था, मैं मानती हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं था। आप मुझे भुलाकर अपनी ज़िंदगी में किसी और लड़की के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हो? मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ। मैंने आपको सज़ा देना चाहा, अपने आप को नुकसान पहुँचाकर। वह तेज़ शब्दों में बोला तो वह बिल्कुल चुप हो गई। इससे तुम सज़ा कहती हो? खुद को तकलीफ़ पहुँचाई, तुमने मौत के मुँह में पहुँचा दिया अपने आप को। अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वह गुस्से से चिल्लाया था कि वह कांप गई। और आज तुम छत पर खड़ी थी, तुम्हारा हाथ ना थामता तो तुम। वह होंठ भींचे उसे अफसोस से देखने लगा। तुम एक बीमार लड़की हो, और वो भी दिमागी। तुम्हारा दिमागी संतुलन हिला हुआ है। मैं एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी देखना नहीं चाहूँगा। वह कहते अपना मुंह फेर गया। आप मुझे डिवोर्स देंगे? उसका शब्द मासूम था या सातिर, मगधीरा समझ नहीं पाया। तुम वापस हिंदुस्तान जा रही हो और मुझे अब किसी तरह की कोई बकवास नहीं सुननी। मैं तुम्हें यहाँ और ज़्यादा अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? और अब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। अब तुम मर भी रही होगी ना, तो भी मगधीरा कभी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वह गुस्से से कहता कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि वहाँ मौजूद एक साया तेजी से निकला था। उसने उन दोनों की सारी बातें सुनी थी। अब एक ऐसी चाल चलने वाला था कि चित भी उसकी होती और पट भी। मगधीरा ने फ़ोन की और नाना जी से बात करते हुए उन्हें बधाई दी कि उनकी दोस्त की नवासी की आवाज़ लौट आई है और अब हिंदुस्तान लौट रही है। नाना जी बिल्कुल चुप थे। वह समझ गए थे कि अब सच्चाई खुल गई है, और अब जो मौत के साए उस पर मंडरा रहे थे सब दूर हो गई। अब अपनी दोस्त की नवासी को खुद ही संभालो। वह सब समझ गए थे। मगधीरा को अर्चना की हकीकत का पता चल गई थी, पर यह सब एक दिन होना ही था। वह पहले से जानते थे, पर अब उनकी अर्चना कैसे रह पाएगी, वह भी मगधीरा के बिना? इस सोच से वो बहुत चिंतित हो गए थे। अपने जान से प्यारे नाती को भी खो दिया था। अपने जान से प्यारे दोस्त की नवासी का घर भी ना बचा पाए थे। कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, और यहाँ तो पहले दिन से रिश्ते की डोर झूठ पर टिकी हुई थी। कैसे ये रिश्ता आगे चल सकता था? उसे तो टूटना ही था। उस दिन से मगधीरा घर नहीं आया था, और ना ही अर्चना की हिम्मत पड़ी थी कि उसे एक फ़ोन कॉल ही कर लेती। पर कुछ देर पहले मगधीरा का एक मैसेज उसे मिला था। घंटे में तुम्हें गाड़ी पिक करने आ रही है, तुम्हारा हिंदुस्तान जाने की फ़्लाइट है, आज अपना ज़रूरी सामान पैक कर लेना।
उसके मैसेज को पढ़कर वह अपनी आंखें दर्द से बंद कर गई थी। आखिरकार रास्ते खो ही गए। वे दोनों अब जुदा हो रहे थे। शायद किस्मत में ही यही था और अर्चना ने किस्मत से लड़कर मगधीरा को पाना चाहा था। मगधीरा आसमान का सूरज था, वह सूरज जिसे अर्चना ने अपनी आंचल में छुपाना चाहा लेकिन ना छुपा पाई। वह अपना सामान पैक कर चुकी थी और अब गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उसने भी अपने लिए यही सजा चुन लिया था कि वह मगधीरा को खो चुकी थी। खुद को दिमागी मरीज समझने लगी थी क्योंकि एक आम नॉर्मल इंसान कभी खुद को इतनी तकलीफ नहीं देता। गाड़ी नीचे आ चुकी थी और एक नज़र पूरे अपार्टमेंट को देखती आंखों से आंसू पोंछते अपने बैग को ले जाते गाड़ी के पास रखी। ड्राइवर ने उसका सामान गाड़ी के डिक्की में रखा और वह पीछे सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो वह आंसू पोंछती एक दर्द भरी निगाह उस अपार्टमेंट पर डालती। बार बार आंसू आंखों से बह रहे थे। मैसेज वापस सेंड कर चुकी थी, मैं निकल गई हूँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वह सेंड नहीं हुआ था। वह गहरी सांस भरते विंडो से बाहर देखने लगी, जैसे ये सब आखिरी बार देख रही हो। वो मीटिंग से ही फ्री होता ऑफिस में आता, सीट पर बैठा था कि मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। ये सुनकर वह चौंका और मैसेज ओपन किया। आखिरकार मगधीरा, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दी, लेकिन मैं जानती हूँ मैं साइको नहीं हूँ, आपको परेशान नहीं करती, इसलिए आपकी इच्छा पर जा रही हूँ वापस हिंदुस्तान। बस एक हसरत रह गई, जाने से पहले एक बार आपको मुझे खुद ड्रॉप करना था। मगधीरा के दिल को जैसे किसी खंजर से मारा हो, पर यह आज़ादी भी दिल में लिए जा रही हूँ क्योंकि ये भी अब मैं हक नहीं समझती। खुश रहिए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी। उसने 2 से 3 बार पढ़ा। उसे समझ न आई कि वह हिंदुस्तान कैसे जा सकती है। उसका पासपोर्ट सब कुछ मगधीरा के पास तो था, मतलब वह फिर से नाटक कर रही थी, झूठ बोल रही थी, उसे डरा रही थी। मगधीरा ने गुस्से से मोबाइल टेबल पर पटक दिया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, आज उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो मोबाइल लेता उठा, बाहर गाड़ी में बैठा तो न जाने दिल में क्या सूझा। उसका लोकेशन ट्रैक को ऑन किया तो वह घर पर नहीं थी। उसका लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था, लेकिन वह कहाँ जा रही थी। वह उठा और गाड़ी स्टार्ट की। आज तुम्हारी स्टोरी का दी एंड करके तुम्हें हिंदुस्तान भेजता हूँ। वह गुस्से से माथे पर बल डाल गया। गाड़ी एयरपोर्ट के बजाय एक सुनसान जगह पर रुक गई थी। अचानक अर्चना को होश आया। उसने हैरानी से ड्राइवर को देखा जो कमीनी हंसी हंस गया था। गाड़ी से उतर गया। अर्चना को एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने मगधीरा को कॉल मिलाई, लेकिन मगधीरा ने उसकी कॉल काट दी। आंसू उसके आंखों से बाहर निकले थे। उसने फिर से कॉल मिलाई, फिर से काट दी गई। अर्चना रोते हुए हंसती। बचपन की एक कहानी उसे याद आ गई। शेर आया शेर आया। वह भी वही खेल खेलती रही और आज जब सचमुच का शेर आ गया तो कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। वह दर्द से आंखें मलते गाड़ी का सब डोर लॉक खोलने लगी। उसे अब खुद को बचाना था। ड्राइविंग सीट पर बैठे उसने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। बाहर मौजूद आदमी ने गाड़ी की विंडो पर मुक्का मारते शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही उसका कांच अर्चना के चेहरे पर जा लगी। वह दर्द से तड़प उठी। उसका एक तरफ का गाल जख्मी हो गया था। वह अपने चेहरे के कांच निकालती। उस बाहर खड़े आदमी ने हाथ अंदर डालते दरवाज़ा अंदर लॉक किया और अर्चना को बाहर घसीटकर वह दर्द से चिल्ला उठी। पर अब अपने सामने खड़ी हस्ती को देखकर उसकी सांस रुकी थी। वह बड़ी आश्चर्य से सामने खड़ी उस लड़की को देखती। वह बिल्कुल सुन रह गई थी। क्या हुआ? मुझे देखकर सांप क्यों सूंघ गया? तुम्हें क्या लगा सिर्फ चाले चलने तुम हिंदुस्तानियों को ही आता है? वह उसे 2 कदम की दूरी पर रुकी। अर्चना ने सांस रोकी। उस लड़की को देखा, वह कैसे उसकी चाल में फंस गई थी। अर्चना धोखे खा गई थी क्योंकि मैसेज मगधीरा के नंबर से आया था, पर करने वाला वो नहीं था। ये अब अर्चना को पल में समझ आ गई थी। तुमने मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ा। अर्चना के माथे पर बल पड़े। सामने खड़ी अंजलि नहीं जानती थी वह किस जनूनी लड़की के हाथे लग गई है। वह लड़की जिसे मौत का कोई डर नहीं था। कितनी बार वो मौत से लड़कर आई थी, वह अंजलि से कैसे डर जाती। बीच में तो तुम आई हो। मैं और मगधीरा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और तुम्हें लगा मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मौत का खेल खेलने का? चलो एक खेल खेलते हैं। तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें इस पानी में फेंक देती हूँ। कितनी देर तक तुम इसमें जिंदा रह सकती हो? अंजलि के इशारे करने पर उस आदमी ने जल्दी अर्चना के हाथ पैर बांध दिए। बहुत शौक था ना तुम्हें गूंगी बनकर मगधीरा से उसका प्यार और ध्यान बटोरने का? अब गूंगी ही बन जाओ। वह उसके मुंह पर टेप लगाती उसके आवाज़ का गला घोंट गई थी। उसे घसीटते हुए पुल के किनारे पर ले गई। पानी का शोर बहुत गहरा था। आज पहली बार अर्चना को उसे डर महसूस हुआ
क्योंकि वह जानती थी मगधीरा नहीं आएगा उसे बचाने। वह उसका भरोसा खो चुकी थी। वह रोई थी। मगधीरा इतना कहती अंजलि उसे हाथ हिलाते उसे बाय कर रही थी। अब तुम मर भी रही होगी तो भी मगधीरा कभी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अर्चना अपनी आंखें मूंद गई। अभी एक गाड़ी फुल स्पीड में आकर वहां रुकी। वह कोई और नहीं मगधीरा था। अर्चना की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपना मुंह फेर गई। अंजलि अर्चना को छोड़ दो, बहुत तेज चिल्लाया था। बिल्कुल नहीं, उसने मुझसे तुम्हें छीना। इसने चालें चली तुम्हें मुझसे अलग करने की, मौत का खेल खेला, या अब उसका खेल खत्म, दी एंड होने का वक्त आ गया है। उसकी यही सजा है। अंजलि बहुत गुस्से में थी। अंजलि ने उसे बाजू से पकड़ते धक्का देना चाहा कि मगधीरा के होंठों पर उसका नाम सुनती वह चौंकी। क्यों? उसकी आंखों में डर था। अर्चना को खोने का डर। ये क्या? उसे अर्चना की उस हालत की वजह से अंजलि पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मगधीरा एक पल की देरी किए बिना उस तक पहुंचा था। अर्चना का हाथ उसके हाथ से खींचा, अर्चना को अपने सीने से लगा लिया, उसके मुंह से टेप हटाया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी दाएं गाल पर कांच चुभे हुए थे। मगधीरा ने उसके गाल के कांच खींचे। 3 जगहों से उसका गाल जख्मी हुआ था, पर वह जरा सी ना सिसकी थी। एक टक मगधीरा को देखे जा रही थी। पॉकेट से रुमाल निकालता उसके गाल पर रखता, गुस्सा पीता अब अंजलि के तरफ गया। भगवान का धन्यवाद करो कि अर्चना अभी जिंदा है, वरना उसे आज कुछ हो जाता तो तुम्हें जिंदा जमीन में ही गाड़ देता। वह बहुत गुस्से में चिल्लाया था। उसकी आवाज़ सुनते अंजलि अपना दर्द से मुंह फेर लिया था। मगधीरा था जिसने उससे मोहब्बत की थी। उस वक्त सामने खड़ा मगधीरा अर्चना का पति था। वह अर्चना को ले जा चुका था, जबकि वह वहीं खड़ी खाली हाथ रह गई थी। उसके चेहरे पर मरहम लगाते हुए बिस्तर से उठा कि अर्चना ने उसका हाथ थाम लिया। वह चुप नज़रों से सवाल किए, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। अर्चना साधारण शब्दों में कहती, पीछे हुआ। अर्चना जल्दी उसके सीने से जा लगी, फूट फूट कर रो दी। मगधीरा ने उसको खुद से दूर नहीं किया। वह भी रो रही थी। मुझे माफ़ ना करो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अर्चना ने उसका चेहरा हथेलियों में भरती उसके माथे और होंठों को चूम लिया था। बारी बारी दोनों आंखों को चूमती। वह उसके नाक से उसके होंठों पर आई तो मगधीरा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अर्चना को सख्त बुरा लगा। वह एकदम से उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई और उसे पीछे बिस्तर पर गिरा दिया। उसके होंठ पर अपने होंठ रखती उसका जाम पीने की कोशिश करने लगी। अर्चना को इस तरह से बेकाबू देखा तो मगधीरा ने अपने दिल पर घंटियां बजती हुई महसूस की। वह भले उससे गुस्सा था, लेकिन वह यह भी जानता था उसका दिल अर्चना का हो चुका था। यही महसूस करते मगधीरा ने उसके तरफ अपना कदम बढ़ाया था। अर्चना की जानलेवा अंदाज में मोहब्बत करता देख मगधीरा ज़्यादा देर अपने आप को ना रोक सका। वह भी एकदम से उसका साथ देते उसकी कमर के पास बाहें फैलाया था, उसे अपने सीने में छुपा लिया था। आंखें बंद किए मदहोश होने लगा था। अर्चना के इतना चाहे जाने का एहसास ही अलग था। एकदम से उसके ब्लाउज को उसके तन से अलग करता हुआ उस पर हावी हो चुका था। उसके ब्यूटी बोन को चूमता अर्चना अपना दिल थाम कर रह गई। वो पीछे होते अपनी शर्ट भी उतार गया था, लेकिन नज़रों का फोकस अर्चना ही थी। पर झुकता उसके तन से पर्दा एक एक करके हटाता चला गया था। उसे अपनी बाहों में भरकर जुनूनियत भरे अंदाज में उसका होता चला गया। दोनों ही एक दूसरे में गुम हुए थे, एक दूसरे को दिल से अपना चुके थे। सरिता और नीला की शादी की दिन भी आने वाले था, जहां सरस्वती दरवाजे पर टकटकी बांधे खड़ी थी। आज सरिता और नीला की मेहंदी थी। पिछले 3 दिनों से वह अपने बेटे मगधीरा का इंतजार कर रही थी, जिसे 1 हफ्ता पहले आने को कहा था और अभी तक नहीं पहुंचा था। बात बात पर वो बहुत गम में होती जा रही थी। उनकी उदासी सभी घर वालों ने नोट किए थे। शाम को मेहंदी का फंक्शन बहुत प्यारे अंदाज में स्टेज पर किया गया था। अभी मेहंदी की रस्म शुरू होनी थी। सभी उसमें बिजी थे कि अचानक हवेली के चौखट से वे दोनों अंदर आते हुए दिखाई दिए। मेरा बेटा आ गया, वे ऊंची आवाज में उन्हें बुला गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। दूर खड़ी अर्चना ने भी उनके तरफ मोहब्बत से देखते जोर से उन्हें बुलाया। उसको यूं हंसता मुस्कुराता देख सभी के चेहरों पर मुस्कान सजी। जहां सरस्वती की आंखों में आंसू भर आए थे, उन्होंने अपनी बाहें फैला दी तो वह जल्दी आगे बढ़ते उनके गले लग गए। माफ कर दे, लेट हो गया। अर्चना सरस्वती के पैरों में बैठकर उनके पैर छूने लगी। कुछ समस्याएं पैदा हो गई थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए, वरना हम दोनों पहले आ जाते। वह उनका माथा चूमता उनको अपने बारे में बताने लगा। फिर सरस्वती ने धीरे से बोला, आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि अपनी माँ को इतना इंतजार करवाया? आप दादी बनने वाली हैं, उनके कान में घुसकर कहता हुआ उन्हें खुश कर गया था और हैरानी में डाल गया था। अर्चना को अपना तो वो पहले ही चुकी थी, अब वह इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद वह उससे दूर नहीं रह सकी।
और दिल बड़ा करती वह उसे गले से लगा लिया। सदा सुहागन रहो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वह दोनों को आशीर्वाद देते बेटे और बहू के आने से उन्हें लगा पूरी हवेली भर गई हो। सबसे मिलते मिलाते मगधीरा बाप के पास आया। उन्होंने भी दिल से उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। नाना जी उन्हें दूर खड़े देखते मुस्कुरा रहे थे। अर्चना उन्हें देखते दौड़कर उनके गले से जा लगी। उन्होंने उसका माथा चूमा। मेरा बच्चा खुश है? नाना जी अर्चना से पूछ रहे थे। खुश, बहुत खुश। मुझे मगधीरा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह मगधीरा को मीठी निगाहों से देखती रही, जो अपनी बहन को गले से लगाए हुए था। नजरों की ताक खुद पर महसूस करते अर्चना को देखते उसने अपना एक आंख दबाया। अर्चना ने उसको भरपूर मुस्कुराहट दी। उसका जुनून जीत गया था, क्योंकि वह लकी थी। पर हर कोई ऐसे जीत जाए ये जरूरी नहीं। एक तरफा प्यार करने से अच्छा है सिंगल रहना और अपने आप को इंसानियत में डालना। मोहब्बत करो पर अपने आप को किसी नुकसान में नहीं डालो। भगवान ने ये ज़िंदगी अनमोल दी है, इसको इस तरह बेमोल मत करो। और अगर आज की कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।